नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी वर्ल्ड पर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज, और जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था सल्तनत काल के अंतर्गत विजयनगर और प्रांतीय राज्य। इस टॉपिक से संबंधित हमने 60 क्वेश्चंस हल कर लिए थे पिछले वीडियोज़ में, और आज हम पढ़ने वाले हैं 61 से आगे के क्वेश्चंस को। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज का, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया था? तो किसने किया था? इसके ऑप्शन है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय और सदाशिव राय। तो हमारा सी वाला ऑप्शन कृष्णदेव राय बिल्कुल सही होगा। कौन सा होगा? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय है, इसने विवाह कर जैसे कर थे उसको समाप्त कर दिया था, विवाह कर के से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो अहमदनगर का जो निजामशाही वंश था उसका अंत किस प्रकार से हुआ? ऑप्शन है इसके, अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य से में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया था। बी ऑप्शन है, मुग़ल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर के निज़ाम उल-मुल्क की हत्या कर दी थी। सी ऑप्शन है, फ़तेह खान ने निज़ाम उल-मुल्क की गद्दी छीन ली। और डी ऑप्शन है, 1631 में मुग़लों के साथ युद्ध में मलिक अंबर पराजित हुआ और संपूर्ण राज परिवार मुग़ल सेना द्वारा मारा गया। तो कौन सा होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा हमारा ए वाला ऑप्शन है, बिल्कुल सही होगा। अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया था। ओके दोस्तों, कौन सा होगा? ए वाला। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो उस समय पर विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ऑप्शन है सदाशिव, तिरुमाल, रंगा द्वितीय और वेंकट द्वितीय। तो इसका कौन सा होगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा वेंकट द्वितीय। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो जगत गुरु किसे कहती थी? ऑप्शन है इसके, हुसैन शाह है, जैन उल आबिदीन, इब्राहिम आदिल शाह है और महमूद द्वितीय। तो इसका कौन सा होगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा हमारा सी वाला ऑप्शन है, इब्राहिम आदिल शाह है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो सदाशिव राय के समय में किसके हाथ में वास्तविक सत्ता थी? ऑप्शन है इसके, राम राय या राम राजा। बी ऑप्शन है तिरुमल, सी ऑप्शन है नरसा नायक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? हमारा ए वाला ऑप्शन, राम राय या राम राजा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध, तालीकोट का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध, ये एक ही युद्ध का नाम है दोस्तों। तालीकोट का युद्ध है, इसको ही क्या कहते हैं? राक्षस या तंगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध, जो कब लड़ा गया था? 23 जनवरी 1565 में लड़ा गया था। के समय में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो तालीकोट
का जो युद्ध था उसके समय में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो ये पूछा है। ऑप्शन है इसके ए ऑप्शन है अच्युत देव राय, बी ऑप्शन है सदाशिव राय, सी ऑप्शन है कृष्णदेव राय और डी वाला ऑप्शन है देव राय द्वितीय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हमारा सी उत्तर होगा सदाशिव राय। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सदाशिव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालीकोट का युद्ध का कारण क्या था? तो तालीकोट का जो युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 में, उसका मुख्य कारण क्या था? इसके ऑप्शन है राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दम्भ पूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्जातीय राजनीति में हस्तक्षेप। बी वाला ऑप्शन है विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या और घृणा की भावना। और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसका? हमारा सी ऑप्शन है, ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही होंगे दोस्तों। सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। तो पहला और दूसरा कथन दोनों ही सही हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो कौन सा शामिल नहीं था इनमें से? ऑप्शन है बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा या डी ऑप्शन है बरार। तो कौन सा होगा इसका? इसका हमारा डी ऑप्शन है बरार, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, बरार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य में शानदार युद्ध का अंत माना जाता है? शानदार युग का अंत माना जाता है। तो कौन से युद्ध से माना जाता है? ऑप्शन है पानीपत का तृतीय युद्ध, हदोनी का युद्ध, तालीकोट का युद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? हमारा सी वाला ऑप्शन है तालीकोट का युद्ध, हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो तालीकोट का युद्ध है यह 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, इसे बन्नी हट्टी का युद्ध या तंगड़ी का युद्ध इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है किस यात्री ने तालीकोट युद्ध 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की थी? तो कौन था जिसने तालीकोट युद्ध के बाद में यहाँ पर भ्रमण किया? ऑप्शन है इसके निकोली द कोंटी, डोमिंगो पायस, फरमानो नूनिज और डी ऑप्शन है सीजर फ्रेडरिक। तो कौन सा होगा इसका सही उत्तर? हमारा सही उत्तर होगा सीजर फ्रेडरिक। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सीजर फ्रेडरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? तो विट्ठल स्वामी का जो मंदिर बनाया गया है वह कौन से देवता को समर्पित है? ऑप्शन है इसके विट्ठल के रूप में विष्णु को, विट्ठल के रूप में विष्णु को, बी ऑप्शन है विट्ठल के रूप में शिव को, विट्ठल के रूप में गणेश को और विट्ठल के रूप में कार्तिकेय को। तो कौन सा सही उत्तर होगा इसका? विट्ठल के रूप में विष्णु को। हमारा ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, विट्ठल के रूप में विष्णु को। देखिए दोस्तों, ये है विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर है ये विष्णु को समर्पित मंदिर है दोस्तों। और विष्णु जो कर्नाटक, इसका जो मंदिर है ये कर्नाटक में स्थित है। और यह इसका जो शुरुआत है, इसकी जो विष्णु की जो पूजा है इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई थी? महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत की गई थी पूजा करना। और उसके बाद में इसका मंदिर है, इसको कर्नाटक में स्थापित किया गया था। ओके दोस्तों, तो यह है विट्ठल मंदिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर।
किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो कौन सा मंदिर है? ऑप्शन है इसके विट्ठल स्वामी मंदिर, हजार रामा स्वामी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा हजार रामा स्वामी मंदिर। कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, हजार रामा स्वामी। ठीक है दोस्तों, यह है दोस्तों हजार रामा स्वामी मंदिर। यह है शाही परिधि के मध्य स्थित हजारा राम मंदिर हम्पी के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इस स्थान का इस्तेमाल केवल समारोह के रूप में किया जाता है और श्रद्धालुओं के बीच अपनी निम्न उद्यत नक्काशीदार मूर्तियों के लिए यह प्रसिद्ध है, जो रामायण में घटी महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। यह है भगवान विष्णु को समर्पित हम्पी कर्नाटक क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। ठीक है दोस्तों, तो ये है हजार रामा स्वामी मंदिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो जो मदुरा में मीनाक्षी मंदिर स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है इसके मदुरा के पांड्य शासकों ने, अगला ऑप्शन है मदुरा के मुस्लिम शासकों ने, सी ऑप्शन है मदुरा के नायकों ने और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मदुरा का जो मीनाक्षी मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर होगा मदुरा के नायकों ने। ठीक है दोस्तों, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मदुरा के नायकों ने। और मदुरा का जो मीनाक्षी मंदिर है वो तो आपने देखा ही होगा, फिर भी आपको दिखा देता हूँ एक बार और फिर से मदुरा का मीनाक्षी मंदिर। एक मिनट, ये है दोस्तों मदुरई का मीनाक्षी मंदिर। यह है मीनाक्षी मंदिर, सुंदरेश्वर मंदिर या मीनाक्षी मंदिर, अम्मा मंदिर या केवल मीनाक्षी मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह एक ऐतिहासिक मंदिर है। यह हिंदू देवता शिव तथा उनकी भार्या देवी पत्नी पार्वती को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थित है? मदुरई में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगला है शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? तो जो शैव धर्म है, शैव धर्म के जो अनुयायी हैं उनके शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लिपाक्षी, अनेगुंडी, कुंभकोणम और श्रीरंगम। तो कौन सा सही उत्तर होगा इसका? इसका सही उत्तर होगा कुंभकोणम। ठीक है दोस्तों, सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा कुंभकोणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो ऑप्शन देख लीजिए और सूची को सम्मिलित कीजिए। तो देखिए बड़वा है, ये किससे होगा? बड़वा ये होगा उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग। बड़वा किसे कहते थे? जो उत्तर भारत से और दक्षिण भारत में जाकर बस गए थे उन लोगों को बड़वा कहा गया। और वेशवेग किसे कहते हैं? वेशवेग तो दासों का जो क्रय विक्रय किया जाता है उसे वेशवेग कहा जाता है। राय किसे कहा जाता है? तो राय विजयनगर काल में राजा को राय कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, विजयनगर जो साम्राज्य था उस समय में जो राजा होता था उसे राय कहा जाता था। और गंडपेद्र किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था पैर में पहनने वाला सम्मान सूचक कड़ा। तो जो पैर में जो कड़ा पहना जाता था उसे क्या कहा जाता था?
गणपेद्र, ये सम्मान सूचक था दोस्तों, सम्मान सूचक कड़ा होता था, तो इसे हम गणपेद्र कहते थे। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ए वाला ऑप्शन है, बिल्कुल सही होगा। 4 2 1 3। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है फिर से सुमेलित करने वाला ही है, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ये है दोस्तों इसके ऑप्शन। कोट की सहायता से हमें उत्तर देने हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, उसके ये हमारे ऑप्शन है, तो इसकी सहायता से हमें उत्तर देना है। तो देखते हैं फिर से हम ऑप्शन। इसमें भंडारवाद ग्राम भूमि, ये किसे सुमेलित होगा? राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि होती थी भंडारवाद ग्राम भूमि। ठीक है दोस्तों। और मान्या भूमि, ये क्या होती थी? राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि, राज्य द्वारा इस पर कर नहीं लिया जाता था। और अम्रम भूमि, ये किसे कहते थे? सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले दी जाने वाली जो भूमि होती थी उसे अम्रम भूमि कहा जाता था। और रत कोडगे भूमि, ये किसे कहते थे? युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले जो सेनापति थे उनको हम जो भूमि दी जाती थी उसे हम रत कोडगे भूमि कहते हैं। तो हमारा इस प्रकार से ये सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीर पंचाल का अर्थ है, तो वीर पंचाल का क्या अर्थ है? ऑप्शन है इसके अभिजात्य वर्ग, दस्तकार वर्ग, कृषक वर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसका? इसका होगा दस्तकार वर्ग। दस्तकार वर्ग है, इसको हम वीर पंचाल कहते थे। अगला है कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है उसको हमें बताना है। सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन है इसके, देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो उबली भूमि, ये किसे कहते हैं? गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाली कर मुक्त भूमि, तो इसे उबली भूमि बिल्कुल सही है। और कुटगी, ये किसे कहते हैं? पट्टे पर ली गई भूमि को कुटगी कहते हैं। और कुदी, ये कृषक मजदूर है, उसको हम कुदी कहते हैं। और मान्य भूमि है राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि को मान्य भूमि, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये नहीं होगा मान्य भूमि, ये गलत है। तो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा तो सही है, हमारा डी वाला ऑप्शन है वह गलत है। तो गलत ही पूछा है, इसमें सुमेलित नहीं है वो पूछा है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? डी वाला। अगला देखते हैं। मराठाकालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था, तो केंद्रीय प्रशासनिक पद कौन सा था? ऑप्शन है इसके प्रधानी या महाप्रधानी, प्रधानमंत्री, सर्वनायक या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? प्रधानी या महाप्रधानी, ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला है फिर से, और कूट की सहायता से हमें उत्तर देना है। तो देखिए, सभानायक किसे कहते हैं? मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसे सभानायक। सर्वनायक किसे कहा जाता था? मुख्य सचिव होता था उसे सर्वनायक कहा जाता था। और माननीय प्रधानम किसे कहा जाता था? गृह मंत्री है जो होता था उसे माननीय प्रधान कहा जाता था। और मुद्राकर्ता किसे कहा जाता था? तो मुद्राकर्ता शाही मुद्रा को रखने वाला जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता था उसे मुद्राकर्ता कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायाधिकार व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? तो किस में थी? ऑप्शन है इसके संगम काल में,
चोल काल में, राष्ट्रकूट काल में या विजयनगर काल में। तो कौन सा होगा इसका? इसका सही उत्तर होगा विजयनगर काल में। हमारा डी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, विजयनगर काल में। अगला देखते हैं फिर। अमरम का अर्थ क्या था? अमरम का अर्थ क्या है? तो किसे कहा जाता है अमरम? ऑप्शन है जागीर को, एक पदवी को, किसान को या फिर राजा को। तो अमरम हम जागीर को कहा जाता कहते थे। ठीक है दोस्तों, अमरम किसे कहा जाता था? जागीर को। जो जागीर होती थी, भूमि होती थी, इस तरह से जागीर जो धन होता था उसे हम अमरम कहा जाता था। अगला, विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता था। तो जो 12 व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे उन्हें क्या कहते थे? ऑप्शन है नयंकार, आयंगार, राय या गोड़ा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आयंगार। जो 12 व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे शासन इकाई को संभालने के लिए, उसे आयंगार कहते थे। अगला है, शिष्ट का अर्थ था। तो शिष्ट है, शिष्ट का क्या अर्थ था? ऑप्शन है भूमि कर, संपत्ति कर, आयात कर और व्यावसायिक कर। तो कौन सा होगा? भूमि कर। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, भूमि कर। और आज का अंतिम प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में जो सैनिक विभाग है उसे हम किस नाम से जानते थे? ऑप्शन है कदाचार, अठवर्ण, वेशवेग या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? कदाचार। ठीक है दोस्तों, सैनिक विभाग है उसे हम कदाचार के नाम से भी जाना जाता था। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के आगे के प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।